हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कंसेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं में उत्सर्जन के दूसरे और अंतिम भाग के ऊपर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो आपकी आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यकृत से निकलने वाले रक्त में किसकी उच्च सांद्रता होती है। देखिए, यकृत से जो ब्लड निकलता है उसमें यूरिया की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ख, यूरिया। अगला प्रश्न है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मौजूद ग्लूकोज का पुनः अवशोषण जो है कहाँ होता है। तो इसका देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मौजूद ग्लूकोज का पुनः अवशोषण जो है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, यानी कि जिसको हम लोग समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यानी कि ये 3 जंतुओं के नाम दिए गए हैं। इसमें किसमें मूत्राशय, यानी कि जहाँ पे मूत्र जो है वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है ना? उसी को कहा जाता है मूत्राशय। तो इन तीनों में से किन जंतुओं में मूत्राशय नहीं पाया जाता है? तो सर्प में भी नहीं पाया जाता है, मगरमच्छ में भी नहीं पाया जाता है और पक्षियों में भी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है वो हमारे किडनी में होता है, यानी कि ब्रिक में होता है। याद रखेंगे, मूत्र का निर्माण किडनी में होता है और यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। तो देखिए, ये इसका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हीमोक्रोम, यूरोक्रोम, बिलिरुबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरोक्रोम, यानी कि यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यानी कि जब हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो टूटने के फलस्वरूप यूरोक्रोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और इसी के बनने की वजह से मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6.0 होता है या 6 होता है ना? याद रखिए, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का त्याग करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क हो जाएगा, यानी कि एक वयस्क मनुष्य है वो प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का क्या करता है, त्याग करता है। अगला प्रश्न है कि हेनले का चाप निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये लूप ऑफ हेनले जो है ये हमारे नेफ्रॉन का क्या होता है, एक पार्ट्स होता है जो अंग्रेजी की यू आकृति की तरह होता है ना? तो ये है लूप ऑफ हेनले और ये हमारा नेफ्रॉन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। सही आंसर इसका घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का कितना प्रतिशत भाग पुनः अवशोषित हो जाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन की जो क्रिया हमारे ग्लोमेरुलस में होती है, कितना प्रतिशत भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा है 99%, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद लगभग 99% ग्लूकोज का पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। इसका सही आंसर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूत्र की मात्रा को बढ़ाती है। तो देखिए, ये चाय भी बढ़ाती है, कॉफ़ी भी बढ़ाती है, बियर भी बढ़ाती है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मूत्र की मात्रा को बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, घ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के यूरिन में यूरिया कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए, मानव के यूरिन में यानी कि जो मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा जो होती है 2.7% होती है ना? देखिएगा, मानव यूरिन में लगभग 95% जल होता है, 2% लवण होते हैं, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं, है ना? तो यूरिया पूछा जा रहा है, तो यूरिया जो है वो हमारा 2.7% होता है, यानी कि हमारा इसका आंसर ख हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो हीमोडायलिसिस कहलाती है। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क द्वारा उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से किसमें संग्रहित होता है। देखिए, किडनी के द्वारा जो मूत्र बनाया जाता है वो अस्थायी रूप से जो है हमारा मूत्राशय में क्या होता है, संग्रहित होता है। यानी किडनी के द्वारा जो भी ये मूत्र का फॉर्मेशन होता है वह मूत्र कुछ समय के लिए, यानी कि अस्थायी तौर पे मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लडर में क्या कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्त वाहिका आंतों से यकृत तक
है ना, आंतों से यकृत तक ब्लड ले जाती है। कौन सी रक्त वाहिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिपेटिक पोर्टल वेन हो जाएगा। हिपेटिक पोर्टल सिरा के द्वारा जो इंटेस्टाइन से ब्लड को यकृत तक ले जाया जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हिपेटिक पोर्टल सिरा। अगला प्रश्न है कि यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का जो अणु सूत्र होता है वो हमारा होता है NH2CONH2 NH2 NH2। ये हमारा यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CONH2। अगला प्रश्न है कि PCT का पूरा नाम क्या होता है? तो PCT का पूरा नाम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्राइमरी होगा नहीं, प्रॉक्सिमल कनेक्टिंग ट्यूब ये भी नहीं होगा, प्राइमरी क्लोज ये प्राइमरी शब्द होगा ही नहीं इसमें, है ना। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वो हमारा नेफ्रॉन होता है ना, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि है जिसकी संख्या 2 होती है? यकृत हमारा 1 होता है, अग्न्याशयी ग्रंथि 1 होती है, पीनियल ग्रंथि भी 1 होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। इसको इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि ये किडनी के दोनों किडनी के ऊपर ये क्या होती है, कैप की तरह रचना होती है, यहीं पे ये दोनों ग्रंथि जो होती है स्थित होती है और ये जोड़े में होती है, यानी कि इसकी संख्या 2 होती है। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि मानव में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव में जो खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है ना। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क का अंदर की ओर धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? जैसे ये वृक्क हो गया, इसका ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है ना, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? ये सॉरी कैसा होता है, इसकी आकृति जो होती है कैसे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये अवतल होता है, अवतल, ये जो भाग होता है अवतल होता है ना। तो कह रहा है कि वृक्क का अंदर की ओर धंसा हुआ भाग अवतल होता है, ये अंदर की तरफ ये जो धंसा हुआ भाग है ये अवतल होता है ना, जिससे हम लोग हाइलम के HILUM हाइलम कहते हैं। इस ये जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, इसको हाइलम कहा जाता है। जबकि ये जो बाहरी वाला जो भाग है, ये बाहरी वाला जो भाग है उभरा हुआ होता है, जिसको हम लोग उत्तल कहते हैं ना, ये उत्तल वाला भाग होता है। ये अंदर की तरफ जो धंसा होता है वो अवतल होता है, बाहर की तरफ जो निकला हुआ भाग होता है ये हमारा उत्तल होता है ना। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क का रंग कैसा होता है? तो देखिए मानव जो किडनी होती है उसका रंग गहरे लाल भूरे कलर का होता है ना, ये लाल भूरा इसका सही आंसर हो जाएगा, गहरा लाल भूरा होता है ना। अगला प्रश्न है कि वृक्क और मूत्राशय के बीच कौन सी संरचना होती है? देखिए ये हमारा वृक्क हो गया और ये यहाँ पे ये मूत्राशय हो गया, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है। इसके बीच वाली ये जो संरचना होती है इस तरह से, ये क्या कहलाती है? तो ये बीच वाली जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मूत्र वाहिनी हो जाएगा, है ना। 52 का ख आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच कौन सी संरचना पाई जाती है? तो देखिए समीपस्थ यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और दूरस्थ यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के बीच जो संरचना होती है हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, यानी कि हेनले का लूप पाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन ख हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन की जो क्रिया ग्लोमेरुलस में होती है उसके बाद जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसका पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर जो है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है। किडनी जब खराब होगी तो हमारे ब्लड में यूरिया का संचय हो सकता है, जिसे कहा जाता है, तो इसको यूरेमीना कहा जाएगा, है ना। यूरेमीना का इसका ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा यानी कि जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, ये अनुमति देता है, किसकी अनुमति देता है? सिक्रीशन नहीं, मूत्र की सांद्रता नहीं, हिपोपोइसिस नहीं, यूरिया का निष्कासन। देखिए यूरिया के साथ साथ अन्य पदार्थों का भी ये क्या करता है, निष्कासन करता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन में निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन क्षेत्र कहलाता है। तो नेफ्रॉन में निस्पंदन क्षेत्र जो है हमारा वुमेन कैप्सूल हो जाएगा, है ना। वुमेन कैप्सूल को हम लोग निस्पंदन क्षेत्र बोलते हैं। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि ये ब्रश बॉर्डर की विशेषता क्या होती है? तो ये ब्रश बॉर्डर जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो ब्रश बॉर्डर जो है हमारा ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है ना। ब्रश बॉर्डर जो होती है हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। अगला प्रश्न है कि वृक्क नलिका में कौन सा पदार्थ पूरी तरह अवशोषित हो जाता है?
ब्रिक नलिका में कौन सा पदार्थ जो है वो पुनः अवशोषित, पूरी तरीके से पुनः अवशोषित हो जाता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा घ, ग्लूकोज जो है इसका अवशोषण पूरी तरीके से पुनः अवशोषित कर लिया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, सोडियम के पुनः अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ब्रिक में यूरिया का निर्माण होता है, अरे ये तो होगा ही नहीं, ब्रिक में कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होगा? यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। तो यही हमारा आंसर गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। और ये पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।